take the first question of botany, that is 101. ये क्वेश्चन कहता है कि एक नॉर्मल कपल मतलब जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसके आधे लड़कों को हीमोफीलिया है और आधी लड़कियां हीमोफीलिया के कैरियर हैं, मतलब वाहक हैं। तो जो डिफेक्टिव जीन है वो कहाँ होगा? अब यहां मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि पापा से एक्स क्रोमोसोम लड़कों में कभी भी नहीं आता। फादर नेवर कंट्रीब्यूट एक्स क्रोमोसोम टू द सन। और यहां कह रहा है कि सन्स आर हीमोफिलिक। इसका मतलब जो हीमोफीलिया से ग्रसित एक्स क्रोमोसोम है, अब आप जानते हैं कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और एक्स क्रोमोसोम पर उसका जीन लिंक करता है। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है जिस पर हीमोफीलिया की लिंकेज है, ये मदर के क्रोमोसोम पर है। ये मदर के क्रोमोसोम पर है और इसलिए आंसर इसका होगा 1x क्रोमोसोम ऑफ मदर। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर पर यदि हीमोफीलिया का लिंकेज है तो ही ये परिणाम बनेगा कि सारे सन्स को हीमोफीलिया है, हाफ ऑफ द सन्स को हीमोफीलिया है और हाफ लड़कियां इसकी कैरियर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 1x क्रोमोसोम ऑफ मदर। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट बिलो पेडिग्री चार्ट। अब पेडिग्री के बारे में जो सामान्य अवधारणा ली जाती है वो ये कि आपको इस पेडिग्री में ये जो स्फीयर्स दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, इनको देखना है। और इसकी ट्रिक ये है कि यदि किसी भी पेडिग्री में हर पीढ़ी में प्रजातियां प्रभावित हो रही, हर पीढ़ी के संतानें प्रभावित हो रही हैं, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और संतानें भी कैसी प्रभावित हो रही हैं? बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। तो ऐसी स्थिति में इसे हम ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के रूप में देखेंगे। दो चीजें बताई मैंने, अच्छे से याद रखो। हर पीढ़ी में संततियां प्रभावित हैं, every generation offsprings are affecting and boys and girls are equally affecting। तो इस दो ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं सीधे सीधे ये कह दूंगा कि द पेडिग्री टॉक्स अबाउट एन ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस। सो इन दिस क्वेश्चन आई विल गो विथ ऑप्शन ए। इन दिस क्वेश्चन आई विल गो विथ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हिंदी में अलिंग गुणसूत्र लग्न प्रभावी लक्षण, ए ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103। अब ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है भाई। उसने कहा है रेड एंड टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर हाइब्रिड। इस हाइब्रिड शब्द का यहां पर विशेष अर्थ है। क्या विशेष अर्थ है? कि वो होमोजाइगस पेरेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो हीट्रोजाइगस पेरेंट के बारे में बात कर रहा है। हीट्रोजाइगस मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हाइब्रिड रेड एंड टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर वाला प्लांट है और इसका क्रॉस किया गया है व्हाइट ड्वार्फ रिसेसिव प्लांट के साथ, मतलब
स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये उसका रिसेसिव पेरेंट है और ये F1 प्रोजेनी है। तो आप सब लोग जानते हैं कि रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 प्रोजेनी का किया हुआ क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस उसे क्यों कहते हैं? टेस्ट क्रॉस उसे इसलिए कहते हैं कि इससे हम प्योरिटी ऑफ पेरेंट्स को एग्जामिन करते हैं, का परीक्षण करते हैं। तो जब कोई एक ट्रेट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो जो टेस्ट क्रॉस है उसका परिणाम आता है 1:1:1:1। अब ये तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, लेकिन यदि हमने ये माना कि इनके 16 प्रोजेनीज हैं, जैसे कि होते हैं डायहाइब्रिड के F2 जनरेशन के लिए, तो 1:1:1:1 का रेशो केवल ऑप्शन डी में छुपा हुआ है, ऑप्शन डी में छुपा हुआ है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी के साथ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि अल्टीमेटली ये डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रेशो 1:1:1:1 को सिग्निफाई कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी 103 का राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप कहते हैं सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन का यदि आपको स्ट्रक्चर याद है तो इसमें पोलैरिटी डिफरेंट होती है। एक स्ट्रैंड की डिफरेंट पोलैरिटी होगी 3' to 5' और एक की होगी 5' to 3'। जो 3' to 5' पोलैरिटी वाला जोन है उस पर mRNA बनता है, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट मतलब वो स्टेज जिसके ऊपर कोई चीज होने वाली है। तो टेम्पलेट 3' 5' पोलैरिटी वाला है, मतलब C है, तो C इज टेम्पलेट। C टेम्पलेट किस में दे रहा है? दो ऑप्शन में, A और C। तो B और D हो गए एलिमिनेट, B और D हो गए एलिमिनेट। D क्या है? वह स्ट्रैंड जिस पर प्रोटीन बनाने की एक्चुअल रेसिपी लिखी हुई है, तो इसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो D कोडिंग स्ट्रैंड किस में है? यहां। तो अभी भी मेरा कंफ्यूजन बरकरार है? नहीं है, अब हो गया क्लियर। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब A और C में मुझे एक और ऑप्शन को टैली करना पड़ेगा। A वाला जो पार्ट है यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और इसे कहेंगे प्रमोटर। तो देखो यहां टर्मिनेटर है, यहां प्रमोटर है, यहां मुझे मेरा सफिशिएंट जवाब मिल गया है, पर फिर भी मैं एक बार उसको देख लूं। A है प्रमोटर, C है टेम्पलेट, D है कोडिंग और B है टर्मिनेटर। तो मैं यहां पर ऑप्शन C को अपना सही जवाब मानूंगा। ऑप्शन C इज द राइट सीक्वेंस लेबलिंग टू दिस डायग्राम, राइट सीक्वेंस लेबलिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब यहां पर सबको मालूम है AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है, AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है। E का 2, अरे बाप रे, 3 में दिया है, 1 में नहीं दिया, कंफ्यूजन अभी बरकरार है। तो यहां पर मेरी सलाह यह है कि नेट से पहले जो 64 कोडॉन का चार्ट NCERT में दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप ये जान पाएं कि कौन सा कोडॉन किस एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर पूछे जाते हैं, तो इसे इग्नोर ना करें। अब राइट आंसर की तरफ चलें। UUU सिग्निफाई करता है फेनाइल एलानीन को। 1 का 3, A का 3 अब 2 में दिया है, 2 में नहीं, 3 में दिया है, 1 में नहीं दिया है, अभी भी मेरा कंफ्यूजन बरकरार है। B है कोडॉन GGG, ये
ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है, तो बी का 4। अब बी का 4 केवल इसमें दिया है और इसमें दिया है, तो ये तो मेरी लिस्ट से पहले ही बाहर हो गया था। अब मुझे अपना राइट आंसर यही मिल गया है कि मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला हूं। लेकिन इसको आगे क्रॉस कर लो तो सी का 1 मतलब यूसीयू सेरीन के लिए, यूसीयू सेरीन के लिए, सीसीसी प्रोलीन के लिए कोड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। और यदि मुझे ये चार्ट याद है तो मैं केवल 3 को टैली करके यहाँ पर अपना राइट आंसर प्रोड्यूस कर लूंगा। ये समय बचाने की कंजर्वेटिव टेक्टिक्स है जो नीट के एग्जाम हॉल में आप लोगों की मदद कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Select the 2 correct statement out of the 4 A to D given below about the lactoperon। अब लैक्टोपेरॉन का पूरा डायग्राम आपकी नजरों के सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आ जाना चाहिए। अब यहां पर पहला है ग्लूकोज और गैलेक्टोज may bind with the repressor and inactivated। तो आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोपेरॉन के एंड प्रोडक्ट्स हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोपेरॉन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए ना तो वो रिप्रेसर की भूमिका निभा सकते हैं ना किसी को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ए वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। ये बिल्कुल सही है। रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जीन आई, और वो यदि लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देगा। ऑपरेटर जीन के ब्लॉक होते ही आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी स्ट्रक्चरल रीजन में रुक जाएगी और तीनों जो एंजाइम हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एमिनेज, ये तीनों बनने बंद हो जाएंगे और इस तरीके से लैक्टोपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बी इज वेरी राइट। अब जेड जीन कोड्स फॉर परमीएज? नो। यदि आपको डायग्राम याद है तो आप बता दोगे कि जेड जीन परमीएज एंजाइम के लिए कोड नहीं करता। तो सी भी गलत है, सी भी गलत है। और दिस वॉज इल्यूसिडेटेड बाय जैकब एंड मोनार्ड। ये बिल्कुल सही है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जैकब और मोनार्ड। तो ए और डी सही निकले, बी और सी गलत हो गए। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। बी एंड डी करेक्ट, ए एंड सी रॉन्ग। आगे, अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको खूब परेशान करते होंगे, लेकिन अब इसमें मजबूरी है कि यदि दोनों पता रहे तो ही अटेम्प्ट करना है और दोनों के बीच कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो ही अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो एसर्शन पढ़ो। एसर्शन क्या है? द रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है। अब रीजन आर द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ माइनर पीक एंड अदर मेजर पीक आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। अब यहां पर उसने गड़बड़ करी है क्वेश्चन सेट करने वाले ने, माइनर को मेजर कर दिया, मेजर को माइनर कर दिया है, इसलिए आर हो गया गलत। आर हो गया गलत। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। सिंपली रीजन का पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी से पढ़िए। ये माइनर यहां आ जाएगा, ये मेजर यहां आ जाएगा, तो वो सेंटेंस ट्रू हो जाएगा और इस वजह से मैंने आंसर बी को चुना है। अगले क्वेश्चन में चलिए। Rockaway Ford cheese are ripened by following specific organism which gives a particular flavor।
अब इसमें बैक्टीरिया भी है, एक्टिनोमाइसीटीज भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी पूरी कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स दे देता हूं। पेनिसिलियम की दो स्पीशीज को, पेनिसिलिन की दो स्पीशीज को हम चीज फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक का नाम है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई और दूसरा नाम है पेनिसिलिन रॉकवेफोर्टाई। तो रॉकवेफोर्टाई स्पीशीज से फ्लेवर किया गया चीज क्या कहलाएगा? रॉकवेफोर्ट चीज। और यहां मैं 108 में ऑप्शन डी के साथ जाऊंगा, क्योंकि पेनिसिलिन एस्कोमाइसिटीज का फंगस है। तो फंगस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन में चलें। अब ये थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट मुझे ढूंढने हैं, एनसीईआरटी मुझे याद है। तो एस्परजिलस नाइगर is a bacterium which is used for obtaining एसिटिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड, दोनों नहीं है वहां, केवल साइट्रिक एसिड है, इसलिए ये हो गया इनकरेक्ट। फिर बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोनेस्कस परप्यूरियस ये ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन को बनाता है। और यहां कह रहा है लार्ज होल इन स्विस, ऐसा नहीं होता। लार्ज होल इन स्विस कौन बनाता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, उसके द्वारा बनता है। एंड टॉडी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लैक्टोबैसिलस, नो, देयर इज नो पर्टिकुलर माइक्रोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉडी, इट इज जनरल फर्मेंटेशन टेक्निक। सो ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। तो मेरा राइट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। क्वेश्चन नंबर 110। इसमें एससीपी फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन स्पिरुलिना, इसे भविष्य का सबसे शानदार भोजन कहा जा रहा है। तो सिंगल सेल प्रोटीन इज स्पिरुलिना। एक का डी, ए में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, बी में सी में नहीं दिया हुआ है, तो बी और सी होगा एलिमिनेट। अब ए और डी में कोई एक आंसर है। वाइन, वाइन के बारे में आप क्या जानेंगे? इट इज अ फर्मेंटेड बेवरेज, तो दो का सी, ये भी दोनों में दिया हुआ है, इसलिए अभी भी राइट आंसर का फैसला नहीं हो पाया है। ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया मोनेस्कस परप्यूरियस, तो 4 का ए। अब यहां मेरा आंसर आ गया 4 का ए, सिर्फ ए में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। फिर भी 3 और टेलिकल्लू बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम बिल्कुल सही है। तो इन दिस आंसर, इन दिस क्वेश्चन आई विल गो विथ ऑप्शन ए। आई विल गो विथ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111। अब इसमें से एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या गलत है ये ढूंढना है। वॉक्समैन ने टर्म दिया था एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही। वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक टर्म दिया था, बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी बिल्कुल सही। एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय ई चेन एंड एच फ्लोरी, ये भी बिल्कुल सही। अब चौथा, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच इनहांस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। एनहांस द ग्रोथ, गड़बड़ हो गई। इनहिबिट द ग्रोथ करने वाले, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट काम करने वाला ड्रग। तो एंटीबायोटिक्स आर इनहिबिटिंग एजेंट, नॉट ग्रोइंग एजेंट। तो डी गलत, ए बी सी सही। इनकरेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से डी है। तो आई विल गो विथ ऑप्शन डी इन सच क्वेश्चन। अब बायोगैस कंटेन्स, बायोगैस का मेन एलिमेंट होता है मीथेन। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि माइक्रोवेव एक्शन में रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, हाइड्रोजन भी बनेगी,
कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन भी बन सकती है और थोड़ी बहुत मात्रा में H2S भी बन सकती है। तो जो गोबर बायोगैस में प्रेजेंट मैक्सिमम एलिमेंट है वो किस ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए मैं किसके साथ जाऊंगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो 112 का सही आंसर डी। 113 which plant breeding step is very tedious and time consuming? एनसीईआरटी का स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट है। प्लांट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है ना स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में, उसमें आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स is very tedious and time consuming process. So B is the right option. B is the right option. Question number 114. पूसा स्नोबॉल K1 ये कॉलीफ्लावर फूल गोभी की डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है जो उसको ब्लैक रॉट नाम की डिजीज से रेसिस्ट करती है। और पूसा A4 ये भिंडी की वैरायटी है जिस पर शूट बोरर का कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है बेटा। तो ब्लैक रॉट एंड शूट बोरर, आई विल गो विथ ऑप्शन सी। आई विल गो विथ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। अब देखो माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर को कहते हैं और टिश्यू कल्चर होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो माइक्रो प्रोपोगेशन ऑप्शन 2 1 का 2 केवल एक में ही आ गया मेरा आंसर, लेकिन फिर भी ट्राई कर लें। बी मेरिस्टेम कल्चर और ये इसका सही जवाब है वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो बी का 1। बायो फोर्टिफिकेशन इज इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी और इन क्रॉप्स। तो सी का 3 और 4 का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ये सिर्फ ए ऑप्शन में है, इसलिए इसके आंसर के लिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद करूंगा। तो क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स दैट। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स दैट। तो 3 तो एनसीईआरटी के स्टेट स्टेटमेंट है एबीसी। चौथा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यहां पर दिया हुआ है, लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम सीवियरली। उसमें बताया है रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस में कि यदि एक ऐसे प्लेन की कल्पना करें जिसमें बहुत सारे नट लगे हुए हैं, नट यानी रिवेट, नट लगे हुए हैं और हर आदमी आने वाला उसमें से एक नट निकाल के जा रहा है, तो इस सिस्टम को डैमेज तो होगा, लेकिन वो नट कहाँ से निकल रहा है इस पर ही ज्यादा डैमेज होगा। तो जो विंग पर लगे हुए नट हैं उसको उन्होंने कहा है कीस्टोन स्पीशीज, और इसलिए इसका सही आंसर है डी, लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम सीवियरली। एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो नंबर 1, ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज। एनसीईआरटी की लाइन है, सही स्टेटमेंट। एज ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज इन वाटर देन बीओडी डिक्रीज, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बीओडी की डेफिनेशन याद करो, तुम खुद ब खुद इसे गलत डिक्लेयर कर दोगे। फिर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी अफेक्ट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो 1 और 3 ये सही है, मतलब गलत केवल एक है। सो आई विल गो विथ A1, दैट इज ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सो
117 का आंसर ए, 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 118, एनवायरमेंटल इश्यूज से ये क्वेश्चन उठाया है। एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कॉजेस, क्या कॉज करता है? तो दिया हुआ एनसीईआरटी में, रेस्पिरेटरी डिजीज, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स एंड इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स। तो ऑप्शन डी, ए, बी, सी, ये तीनों कॉज करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है जो आजकल के समय में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एनवायरमेंटल इशू में एयर पॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़े, आपको ये स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर या इज करेक्ट फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन? अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बनाए हुए स्टेटमेंट है। पहला है फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड टू लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स। किसी भी सक्सेशन में शुरुआती पौधे छोटे और कम जीने वाले होते हैं और बाद में उनकी जो स्थान है वो बड़े बड़े वृक्ष लेते हैं जिनका लाइफ स्पैन इनसे ज्यादा होता है। तो इन अ सेंस दिस इज ट्रू। फिर कंटिन्यूअस चेंज ऑकर इन कम्युनिटीज टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और क्लाइमेक्स, ये तो लाइन टू लाइन छपी है। फिर तीसरा, डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड बायोमास, ये बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे सेराइल कम्युनिटी आगे बढ़ेगी क्लाइमेक्स की तरफ, वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी और बायोमास बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो सी इज रॉन्ग। और सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस, ये भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टेटमेंट है। तो इसमें ए, बी, डी 1 to 4 ये चारों हो गए करेक्ट, और केवल एक डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी 3 ये हो गया रॉन्ग। तो इसमें मैं किसके साथ जाऊंगा? 3, ऑप्शन डी 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस आंसर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 120। अब यूट्रॉफिकेशन मुझे ये पता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन सी में दिया है और किसी में नहीं दिया है। तो अब मैं दूसरों को मिला लूं जल्दी जल्दी। बी का 4, सैनिटरी लैंडफिल, वेस्ट डिस्पोजल, एनवायरमेंटल इश्यूज, स्नो ब्लाइंडनेस, यूवीबी रेडिएशन एंड झूम कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी इन दिस आंसर। फिर आ गया assertion रीजन, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट फॉर द ट्री इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, नंबर का उल्टा होता है, बायोमास का सीधा ही होगा, एनर्जी का भी सीधा ही होगा। टोटल बायोमास ऑफ अ ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया इज मोर देन दैट ऑफ हर्बीवोर, बिल्कुल सही है। और सामने assertion को समझा भी पा रहा है ये। तो इसका राइट ऑप्शन मैं चुनूंगा ऑप्शन ए, assertion and reason are true and R is the correct explanation of the assertion. Question number 122. क्वेश्चन नंबर 122 बोल रहा है फिर assertion रीजन में, स्टेटमेंट 1, इकोलॉजिकल पिरामिड अकोमोडेट फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड में फूड चेन अकोमोडेट होती है, फूड वेब नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द पिरामिड इन मोस्ट इकोसिस्टम्स आर अपराइट, इट मे बी पार्शियली ट्रू। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। सो फॉर 122 I will go with option C. $1200 plus
1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. क्या है आंसर? 1200. So in that category I will go with option D. बहुत इजी फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केवल उसमें वैल्यूज पुट अप करनी और आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Seeds offer several advantages to angiosperm. Which of the following is not true for this? तो seed formation is always dependent on water. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. बाकी के तीनों एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कमेंट्स हैं, उसको देख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा. अगला क्वेश्चन 125. न्यूसेलर सेल का एम्ब्रियो सेक में डेवलप होना, ये प्रोसेस कहलाती है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, और जो इसको रिप्रेजेंट करती है वो स्पीशीज है सिट्रस एंड मैंगो. जो स्पीशीज इसको रिप्रेजेंट करती है वो स्पीशीज है सिट्रस एंड मैंगो. बाकी का कोई भी सही नहीं है. तो 125 के लिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, सिट्रस एंड मैंगो. क्वेश्चन नंबर 126. सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस. ये दो खासियतें केवल उस प्लांट की हो सकती है जिसे विंड से पॉलिनेट होना हो. जिसे विंड से पॉलिनेट होना हो. तो 126 का आंसर होगा डी, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स. फिर जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. आप लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं. ठीक है. अब उसका ये सब एनालिसिस है. तो इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वन जीन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी कैरेक्टर. ये प्लियोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन है भाई, इसलिए ए इज रॉन्ग. क्वालिटेटिव कैरेक्टर विच आर रेगुलेटेड बाय पॉलीजीन. पॉलीजीन क्वालिटेटिव कैरेक्टर नहीं रेगुलेट करते. फिर बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट. ये तो बिल्कुल ही गलत है. सॉरी, ये बिल्कुल सही है. और ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ये भी बिल्कुल गलत है. तो इनमें ए, बी और डी ये रॉन्ग हैं और सी राइट है. तो मेरा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 128. अब इसमें XXX0 ये मेथड आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रास हॉपर में एग्जिबिट होती है. ग्रास हॉपर में एग्जिबिट होती है. तो एक का 3 किसमें दिया हुआ है? एक में आंसर आ चुका मेरा, ऑप्शन सी है ऐसा. अब लेकिन एक और मिला लो. XXXY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो फीमेल होमोगेमेटिक, बी का 4. फीमेल जो गैमेट बनाएंगे वो जीनोटिपिकली सेम होंगे. फिर कैरियोटाइप 45, ये केस है टर्नर सिंड्रोम का, सी का 1. डी ये है फीमेल हिट्रोगेमी, डी का 2. सो इसके आंसर के लिए मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा. ऑप्शन नंबर सी. 129, ये और थोड़ा सा टिपिकल आंसर है इसका, सुनो ध्यान से.
Read the following statement carefully. Sorry. Flower color in Snapdragon is good example to understand incomplete dominance. बिल्कुल सही. दो ही एग्जाम्पल पढ़े आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, एक मिराबिलिस जलापा और एक स्नैपड्रैगन एंटीराइनस मेजस. द एलील IA and IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिपिड. लिपिड नहीं है वो, ग्लाइकोलिपिड है, तो B इज रॉन्ग. स्टार सिंथेसिस जीन इन पीस कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, ये भी रॉन्ग. और डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन if more than one phenotype is influenced by same gene. तो A और D ये दोनों करेक्ट है, B और C रॉन्ग है. तो यहां पर मेरा आंसर क्या होगा? A and D, ऑप्शन A. ऑप्शन A. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसको भी थोड़ा सा लॉजिक है वो तुरंत ही निकाल लेगा आंसर. टर्न में यानी कॉइलिंग में नंबर दिया हुआ है 13. वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है वो B फॉर्म ऑफ DNA को रिप्रेजेंट करता है, और एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऐसा हमको पता है. इट में कंटेन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन अ स्ट्रैंड? सो 13 into 10 is equal to 130. So for this I will go with option A, 130. अब इसके लिए फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला मामला देखना पड़ेगा. मेसेल्सन एंड स्टाल में N15 पर एक जनरेशन लेकर के बाकी जनरेशन नॉर्मल मीडियम पे ली जाती है. तो वो ये पूछ रहे हैं कि रेशो ऑफ N15 N14 और N14 DNA में थर्ड जनरेशन में क्या स्थिति होगी. तो थर्ड जनरेशन में दोनों हेवी नाइट्रोजन वाले स्ट्रैंड बने, ऐसी संभावना ही नहीं है, क्योंकि मेसेल्सन एंड स्टाल में ओरिजिनल एक मतलब पहली जनरेशन में दोनों स्ट्रैंड, दूसरी जनरेशन में 1/2 और तीसरी जनरेशन में 1/4 ऐसा रेडियो एक्टिविटी पास ऑन होगा. तो पहली जनरेशन में 0, दूसरी जनरेशन में 1, क्योंकि N14 N15 पूछा है. तो N15 N14 का एक स्ट्रैंड होगा, और तीसरी जनरेशन में थर्ड जनरेशन में ऐसा एक स्ट्रैंड होगा, और ऐसे 3 स्ट्रैंड होंगे. तो 4 जो बनेंगे उसमें से एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है. तो 0:1:3. B इज द राइट ऑप्शन. B इज द राइट ऑप्शन. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. RNA polymerase transiently associates with initiation and termination of the transcription. बिल्कुल सही है, तो A is right. In actual structure, the tRNA is compact molecule which hooks like lower leaf model. नहीं, in actual structure the tRNA looks like inverted L shape structure. NCERT की लाइन है, पढ़ लो. The UTR is present after start codon. नहीं, ये भी गलत है. और D, development and differentiation of embryo into adult organism are also result of coordinated regulation of several sets of genes. ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन A और D दोनों सही है. तो I will go with option A. Only A and D are correct. Choose incorrect statement. Question number 133. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहला ही वाला. लेडी बर्ड आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स नॉट मॉस्किटो. बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो फॉर आंसरिंग 133 आई विल गो विथ ऑप्शन ए. आई विल गो विथ ऑप्शन ए. 134. wheat production was increased due to the development of semi-dwarf varieties of wheat. ये किसका एफर्ट था?
तो ये नॉर्मन बोरलॉग, जिनको हम विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से जानते हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन था। तो फॉर 134 राइट ऑप्शन इज नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसमें से चारों के चारों आप देखो तो 3 तो एनसीईआरटी के बुलेट पॉइंट्स हैं, केवल एक नहीं है, कीपिंग प्लांट इन बॉटनिकल गार्डन्स। तो इज नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो ऑप्शन सी, कीपिंग प्लांट इन अ बॉटनिकल गार्डन, कीपिंग प्लांट इन अ बॉटनिकल गार्डन। 135 का सी। अब 136, भैया हिस्ट्री का सवाल है। अब हिस्ट्री में जिसको सन याद हो गए वो जीत गया। तो इसको तो सीधे सीधे मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊं, ताकि आपको सही आंसर पता नहीं भी हो तो कम से कम आप याद कर लो कौन सा है, कौन से साल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए का 3, 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बी का 4, एयर एक्ट 1987, एयर एक्ट 1987, वाटर एक्ट 1974, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अब इसके बाद थोड़ा सा सीक्वेंसिंग में गड़बड़ है। अब इसके बाद सीधा 181 क्वेश्चन की तरफ चलना है। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 181, फिलीफॉर्म एपरेटस। आपको मालूम है सिनर्जिड का मेन कैरेक्टर है। ये वो स्ट्रक्चर है जो पोलन ट्यूब को लैंड होने के लिए इनवाइट करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो 181 राइट ऑप्शन बी, सिनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 182, रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम टीआरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कराता है। तो टीआरएनए तो ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 182 ऑप्शन ए। टीआरएनए का सिंथेसिस अफेक्टेड होगा यदि आरएनए 3 पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म से निकाल दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 183, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब करेक्ट ढूंढो। हार्ड आउटर लेयर एक्साइन होती है, इंटाइन नहीं, ये गया। स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड होता है, ये भी गया। एंडोथेलियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, ये भी गया। तो राइट ऑप्शन है टेपेटम नरिशेस डेवलपिंग पॉलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184, pollen tablets are available in the market for supplementing food. C, क्लियर कट एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लो। अगला 185, pick up the correct statement. Hemophilia is a sex-linked recessive disorder, right? Down syndrome is due to aneuploidy, right? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है ये। फिनाइल कीटोयूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 राइट। और सीकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल गलत। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है ये। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 and 3 आर करेक्ट। 1 2 and 3 आर करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 185। 186, इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अभी इंडिया के साथ ही जो हुआ है वो उसी का क्वेश्चन है ये। इंडिया अभी सबसे पॉपुलस कंट्री डिक्लेयर हो गया है 2 दिन पहले। तो क्यों हुआ? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। सो
ऑप्शन सी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन यदि ग्रोइंग में है तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और जो वयस्क हो गए उनकी संख्या कम होगी। सो ऑप्शन सी। अगला 187 एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। ये एक्चुअली जूलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दोनों जगह पढ़ा जा सकता है, तो बॉटनी में भी पूछा जा सकता है, जूलॉजी में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। दो तरह की अप्रोचिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुई है। एक को कहते हैं ईएसटी मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरे को सीक्वेंस एनोटेशन। तो 187 का ए, 187 का ए। 189 विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसनेरिया। डायग्राम दिया हुआ है, ये तो किताब में फोटो है। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट पिक। क्वेश्चन नंबर 192 जेनेटिक्स का मैचिंग है, थोड़ा सा ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होता है भाई। तो ए का डी किसमें दिया हुआ है, 1 2, ये 2 गए। अब दूसरा मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए यूकैरियोट्स में प्रोड्यूस होता है, ये बड़ा डिफरेंस है। तो 2 का सी, 2 का सी किसमें दिया है, ए में, डी में, सी में नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी मैं आगे एक बार टैली कर लूंगा। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। इंट्रॉन किसी भी वंश के अपने विशिष्ट डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, तो ये एंटिक्विटी का बचा हुआ भाग है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ चला आता है। और चौथा आरएनए पॉलीमरेज 2, ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को फॉर्म करने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन ए के साथ में जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 192 के लिए। क्वेश्चन नंबर 193 एक बार फलने वाला कौन सा प्लांट है इसमें से, तो बाम्बू, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब यहां 194, ये सब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शन टैली कर लेना। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन्स। तो सी क्या बोल रहा है देख लो जरा। स्टोर्ड पॉलन इन पॉलन बैंक्स कैन नॉट बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। भैया पॉलन यदि बाद में काम में नहीं आएंगे तो पॉलन बैंक बना के क्या करना है, यूजलेस हो जाएगा ना एफर्टी। तो सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। पॉलन बैंक में क्रायो प्रिजर्वेशन से रखे हुए पॉलन लंबे समय तक वायबल बने रहते हैं। ऑप्शन डी भी पढ़ लो, ये इसका सही रूप है। तो 194, 195 एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन। A mature anther consists of total 2 microsporangia, 1 in each lobe. तुमको शायद याद होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी बनती है 2, लेकिन फिर वो बेंड हो जाती है तो दिखाई देती है 4, लेकिन होती है 2। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 in each lobe। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 दो स्टेटमेंट दिए, तय करना है कि क्या है। पोलर न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द सेंट्रल सेल, बिल्कुल सही। फिलीफॉर्म एपरेटस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, बिल्कुल सही। बोथ एंड बी इन आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 5 प्लांट्स दिए हुए हैं, मैंगो, पीपल, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला। इनमें से कितने प्लांट एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन में भी, पॉलिनेटर्स में भी पॉलिनेशन कर पाएंगे। तो देखो कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला, ये तीनों किसके केस दिए हुए हैं,
क्लिस्टोगेमी के, ये तीनों किसके केस दिए हुए हैं? क्लिस्टोगेमी के। और क्लिस्टोगेमी में फ्लावर ओपन हुए बगैर पॉलिनेशन होता है, तो इन तीनों में पॉलिनेशन होगा क्योंकि ये ऑटोगेमी का कॉन्ट्रीवेंस है क्लिस्टोगेमी, और इसलिए मैंगो और पीपल को छोड़ के बाकी तीन, तो ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 3 इज द राइट आंसर। 198 गार्डन पी के लिए क्या सही है? इनकरेक्ट है, गलत है। तो देखो, सीड कलर में डोमिनेंट फिनोटाइप येलो होता है, बिल्कुल सही। और यदि ये येलो है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, तो ए सही है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, बिल्कुल सही, और ये भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही। फ्लावर पोजीशन में टर्मिनल रिसेसिव फीचर है, टर्मिनल रिसेसिव फीचर है, और रिसेसिव फीचर यदि है तो वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कभी नहीं होगा, वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, तो सी इज रॉन्ग। चौथा भी मिला लो, पॉड शेप में कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव फीचर है, और रिसेसिव फीचर ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, तो डी भी राइट है। तो रॉन्ग क्या है, इनकरेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शन सी। तो फॉर 198 आई विल गो विद ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 199, which of the following is not correct regarding Mendelian dihybrid cross? तो सी ऑप्शन देखो बेटा इसका, बाकी सब लाइन टू लाइन है एनसीईआरटी का। F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट एंड वन ऑफ द टू पेरेंटल प्लांट। ये एक्चुअली मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फिर 200 मतलब 199 के साथ में जाऊंगा सी के साथ। 200, a child with O blood group has mother with B and father also with B blood group। तो B वाले पेरेंट से O पेरेंट का, O डॉटर का, O प्रोजेनी का फॉर्मेशन केवल एक कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों पेरेंट B के हेटेरोजाइगस हों। और B का हेटेरोजाइगस कौन सा ऑप्शन बता रहा है? C। B का हेटेरोजाइगस कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 200 का राइट ऑप्शन है। तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल इन योर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ नीट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड बाय फॉर नाउ।